मेरा सपना है कि इस देश की पूरी ऑटोमोबाइल को इलेक्ट्रिक पर ले जाना, इलेक्ट्रिक, बायोडीजल, इथेनॉल एंड बायो सीएनजी। तो मैं बहुत दिनों से ये बात करता हूं। हमारे आरएसएस में हमारे सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, वो इंजीनियर थे, तो बेचारे चले गए। बार बार कहते कि हिंदुस्तान ने ये इंपोर्ट बंद करना चाहिए, और वो बात कहते थे, वो कोई किसी को समझ में नहीं आता था, कोई कन्विंस नहीं होते थे। तो मैंने कहा सुदर्शन जी को मैं इसके पीछे लगूंगा। अब आपको बताता हूं, आज हमारे देश में हम लोग 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते थे। अब हमारे नागपुर शहर में किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल, जो मोलाइसिस से तैयार होता है, उस पर 100% इथेनॉल पर बस चलती है। एयर कंडीशन ब्यूटीफुल बस है। और मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय किया कि कोई नागपुर का हर आदमी एयर कंडीशन बस में घूमेगा। नो, अब हमारे यहाँ ये 50 बसेस इथेनॉल पर पूरी एयर का, वॉल्वो और स्कैनिया की बस, बहुत सुंदर बस है। और आपको ताज्जुब होगा टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ये 5 साल पहले मैंने किया। मेरा ये टॉयलेट का पानी हम रिसाइकलिंग करके बेच नहीं सकते? बोले बेच सकते। तो हंसने लगे हमारे मेयर, कुछ भी आप भूल रहे हो, कौन लेगा। आपको ताज्जुब होगा, हमारे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गंदा पानी हम रिसाइकलिंग करके 18 करोड़ रुपए हर साल की रॉयल्टी लेकर महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं। टेक्नोलॉजी। एक दिन मैं आया 1.5 साल पहले और मैंने मेयर को बुलाया, बहुत गलती हो गई। बोले क्या? बोला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। बोले साहब पूरा देश तारीफ कर रहा, अपना पानी 18 करोड़ मिल रहे पहली बार। बोले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट निकालो। बोले ये पानी में गैस है। तो बोले क्या करना आप? नहीं, क्या बात बता रहे हैं? बोले इससे अपने 100 बसें चल सकती। ये मीथेन से CO2 अलग करो और बायो सीएनजी आएगा और फिर 100 बसें चलेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव। अब हमने उसका काम शुरू किया कि अगली 100 बसेस हम बायो सीएनजी, हमारे ही वो गंदे पानी से निकलेगा, उस पर हमारी बसेस चलेगी। फिर तीसरा मैंने कहा बायोडाइजेस्टर डालो, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट का जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है और स्लॉटर हाउस का, वो 100 टन की कैपेसिटी उतना डालो, उससे बायो सीएनजी निकलेगा, उससे 100 बसेस चलेगी। तो हमारे नागपुर में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1-1.5 साल के अंदर पूरा बायो सीएनजी इथेनॉल पर होगा, पोल्यूशन जीरो। अब ये आप स्कूल और कॉलेज के लिए बसेस यूज करते हैं। मैं लंदन में गया था, हिंदुजा जी ने मुझे एक बस में बिठाया। वो बस थी इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक बस में जब बैठे, बहुत सुंदर बस थी, लंदन में घुमा। अब लंदन में पूरी इलेक्ट्रिक बसें आ रही है। तो मैंने उनको कहा इसकी कीमत कितनी है? तो 2.5 करोड़। तो बहुत ज्यादा है। कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। तो बोले 25 लाख में नहीं बन सकते। क्यों? बोले इसका जो बैटरी बैकअप है लिथियम आयन बैटरी का, वो 55 लाख रुपए का है। ठीक है, ना है। मैं सोचता था ये लिथियम आयन बैटरी 55 लाख रुपए में क्यों है? क्या इस बैटरी से बैटरी सस्ती नहीं हो सकती? तो कहीं तो भी हवाई जहाज में था, तो मैं एक लेख पढ़ रहा था इसरो का, कि सैटेलाइट के लिए और स्पेस साइंस के लिए हमारे इसरो ने लिथियम आयन बैटरी तैयार की है। तो जैसे दिल्ली उतरा, दूसरे दिन सुबह मैंने कहा कि वो इसरो में देखो कौन डायरेक्टर, अन्ना दुरई करके डायरेक्टर। तो उनसे बात करूंगा, आप मुझे मिलने के लिए आपकी टीम को लेकर आइए। बोले आता हूँ। बेंगलुरु से 10-12 लोगों की टीम है, ARAI और CRT जो हमारे ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट से उनके इंजीनियर है बैठे। मैंने उनको कहा, आपने लिथियम आयन बैटरी बनाई? बोले हाँ बनाई। मैंने बोला ये कार के लिए, ये बस के लिए आप लिथियम आयन बैटरी नहीं बना सकते? बोले बना सकते हैं। बोले क्यों नहीं बनाई? हमको किसी ने कहा नहीं। तो मैं कहता हूं आप बनाओगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाऊंगा। कुछ पैसे वगैरह चाहिए आपको, स्पॉन्सरशिप? नहीं। बोले हमारे पास पैसे भी है। 6 महीने के बाद मेरे पास आए और उन्होंने मुझे लिथियम आयन बैटरी हम बना सकते हैं, इसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बैटरी भी बनाई, और मुझे कहा कि सर जो 55 लाख रुपए की बैटरी, ये केवल हमारी कीमत 5 से 6 लाख रुपए आएगी। अब 60 रुपए का पेट्रोल, अब कितना पेट्रोल का भाव मुंबई में है? 64 रुपीज का पेट्रोल। डीजल क्या भाव है?
53 और उसमें इलेक्ट्रिक 7 रुपए की, यानी सब ट्रेस ट्रांसपोर्ट के टिकट के रेट आधे हो सकते हैं। अब उसमें भी मैं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री को कहा, तो उसने कहा एक काम करो, आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक बाहरी गाड़ी चार्ज करो, 50% सस्ती बिक गई, 3.5 रुपए में। 64 रुपीज के पेट्रोल के बजाय 3.5 रुपए के इलेक्ट्रिक में तुम उतना चल सकते हो। पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज टेक्नोलॉजी। और हमने एक बस भी तैयार की इलेक्ट्रिक, वो मेरे ऑफिस में है दिल्ली में। आपका कोई टूर आएगा तो दिल्ली आइए, तो मैं इलेक्ट्रिक बस में घुमा के व्यवस्था करती हूँ। वो मैंने पार्लियामेंट मेंबर को दी, गोपाल जी ने देखी है, मोदी जी के हाथ से स्पीकर को दिए, और वो इलेक्ट्रिक बस में सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें घूमते हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और हम लोग आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे, गैस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का। अगर ये बस होगी तो हिंदुस्तान में नए रोजगार निर्माण होंगे और हम हमारे लिथियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट करेंगे। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डोनेट, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन, इज ए बिग प्रॉब्लम। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू इनोवेटिव अप्रोच, जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। अभी मैं सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को, सब देश के इंजीनियरिंग कॉलेज को बुलाने वाला हूं। आप दिल्ली में कहीं जाओगे तो गाजीपुर करके एरिया है, वहां एक टेकड़ी दिखती है, वो कचरे की है। मैं जब भी देखता तो बड़ा आश्वस्त होगा। तो मैंने कहा ये टेकड़ी का कचरा जो रोड के नीचे एग्रीगेट में नहीं डाल सकते? थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था। बोले नहीं सर, देखना पड़ेगा। सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओ। उन्होंने 7 रिपोर्ट उसके तैयार करने थे, 6 रिपोर्ट आ गए। उन्होंने कहा इसको डाल सकते हैं। हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो उसके नीचे में टिकट डाल दो पूरी, ताकि एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं इतने बार कह के ये मुंबई के नेताओं को थक गया हूं कि मैंने कहना बंद कर दिया। मैंने कहा इतना गंदा समुद्र है, हमने निर्णय किया कि हमारा जो गंदा पानी है, जो बीपीटी और जेएनपीटी समुद्र में जाता है, वो रिसाइकलिंग करो, एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। मैंने एक बार चेयरमैन को पूछा, नया मंत्री बना था, सर हम समुद्र में पानी नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर कौन छोड़ता है? तुम पानी कहां छोड़ते हो? सर हम म्यूनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम में छोड़ते हैं। म्यूनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम कहां जाती है? सर समुद्र में जाती है। मैंने कहा तुम पूरा पानी निकालो, पूरा पानी रीयूज करो, पानी समुद्र में एक बूंद गंदा पानी नहीं जाएगा। अगर पूरे मुंबई के इंडस्ट्री में निर्णय हुआ कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होगा, मैं गंगा में काम कर रहा हूं, हम पूरी गंगा को शुद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या मुंबई का समुद्र शुद्ध नहीं हो सकता? वो पानी से पैसे मिलेंगे, उससे मीथेन निकलेगा, CO2 निकलेगा, तो वो आइस क्यूब बनते उसके। CO2 कोका कोला पेप्सी खरीद लेंगे। हाँ खरीद सकती है, मैं ये सब करता हूँ। मैं 40 लाख रुपए मैंने का CO2 बेचता हूँ, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे शुगर फैक्ट्री में डिस्टिलरी है, वहां मीथेन निकलता है। मैं बायो सीएनजी हमने तैयार किया, वो CO2 है, CO2 कोका कोला लेते, और मैं हमारे यहाँ 40 लाख रुपए महीने का CO2 बेचते हैं। तो वो कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपना लीडर आया कुछ तो मैं भोकरान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं प्रूवन बात बता रहा हूँ आपको, इट इज पॉसिबल। और इसलिए मुंबई में आज मैंने कहा मैं 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज में दिया। अब महाराष्ट्र सरकार ने मीठी नदी भेजी नहीं। अब योगेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि यहां भी 3-4 नदियां हैं। तो कोई नेता ये सपना तो देखे कि ये पूरी नदियां साफ सुथरी हुई है, वाटरफॉल बने हैं, शुद्ध पानी है, लोग बैठकर समुद्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है। अगर आप सब लोग मिलकर, परसों आशीष शेलार ने शायद मुझे फोन आया था, उसने विधानसभा में प्रश्न उठाया और मुझे कहा मीठी नदी भेजोगे तो आप बताओ। मैं बिल्कुल करता हूं। मीठी नदी का पूरा गंदा पानी रोकेंगे, समुद्र का अच्छा पानी उसमें भर देंगे, एक बैरेज बना देंगे, वो वाटर गेट होगा, और वहां से पूर्व हम इधर से उधर जाने के लिए पानी पर जाएंगे, जैसे एम्स्टरडैम में।
हो सकता है, पूरे यूरोपियन देशों में यही है। वाटर ट्रांसपोर्ट ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। 47% ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक चाइना में पानी पर है। 43-44% जापान और कोरिया में है। और फ्रांस, जर्मनी और इटली में मोर देन 40% पूरा ट्रैफिक पानी पर है। और इंडिया का पानी पर ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक 3.5% है। अगर आप रोड से जाएंगे तो ₹1.5 खर्चा लगेगा। आप अगर रेलवे से जाएंगे तो समझ लीजिए ₹1 खर्चा आएगा। तो पानी से जाओगे तो 20 से 25 पैसे खर्चा आएगा। जब देश के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था तो देश के एक बड़े उद्योगपति ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि इट इज इजी टू टेक मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू लंदन। ये चीपर भी है, सस्ता भी है और आसान भी है। बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू टेक एनी मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। कैसे देश बढ़ेगा? यानी लंदन माल भेजो तो सस्ता है, दिल्ली भेजो तो महंगा है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमने हमारे वाटरवेज को यूज नहीं किया। और इसलिए अभी हमने 111 नदियों को वाटरवेज में रूपांतरित करने का निर्णय किया। 111 नदियों, और ये पूरा समुद्र किनारा 14 स्टेट और 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। ये ब्लू रिवोल्यूशन की बात जो नाइक साहब ने की बिल्कुल सच है। पर ये ब्लू रिवोल्यूशन की कोई मुंबई में चर्चा है? कोई यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ है? कोई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी को, हमने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी करने का तय किया, जगह भी ले ली रत्नागिरी में, 50 एकड़ जगह वो जिंदल से मैंने कहा डोनेट करो, हमने जगह दे दी। और वापिस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा कि अच्छा डिजाइन तैयार करो, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बना रहे। और मैं डॉक्टर वाक को कहूंगा कि आप मैरीटाइम के लिए, मैंने भी कमेटी भी अपॉइंट की, आप मैरीटाइम के लिए करिए। अभी आज मैं मच्छी मारों को देख रहा था, हमारे सागरवाला में एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया। एक फिशरमैन की हालत कितनी गरीबी की है, क्या ये करोड़पति नहीं बन सकते? बन सकते। हमने स्कीम ऐसी तैयार की है कि 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जाने के लिए राज्य सरकार अनुमति 12 नॉटिकल माइल के आगे नहीं दे सकता। ऐसे 12 नॉटिकल माइल ये फिशरमैन जाते हैं क्योंकि उनकी बोट उतनी मॉडर्नाइज नहीं है, तो वहां के छोटे छोटे फिश भी पकड़ लेते हैं। और 12 नॉटिकल माइल आगे फिश जो है वो बूढ़े हो गए, उनको भी पकड़ रहे हैं। और यहाँ पूरे छोटे भी पकड़ लेते हैं। अभी हमने स्कीम तैयार की है सागरमाला में कि हम लोग जो एक्चुअल फिशरमैन है वो 10 लोग मिलकर 5 लाख इकट्ठा करें, 50,000, या 25 लोग मिलकर 20,000 रुपए से 5 लाख इकट्ठा करें। 15 लाख रुपए हम उनको सब्सिडी देंगे, 20 लाख हो गए। और 1 करोड़ का ट्रॉलर के लिए लोन देंगे और वो रोज समुद्र में जाएंगे 12 नॉटिकल आगे। जो फिश का उत्पादन है वो 1 से 10 गुना बढ़ेगा और वो फिश लेकर आएंगे, बाजार में बेचेंगे, रोज जितना मिलता है उससे 10% बैंक में जमा कर देंगे। तो हर फिशरमैन अगर ट्रॉलर का मालिक बन जाएगा तो फिश का उत्पादन 10 गुना बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये सब धनवान होंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये पूरे समुद्र किनारे पर 10 लाख फिशरमैन है और 10 लाख फिशरमैन की गरीबी दूर हुई, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी तो ही कोई तो भी मॉल मार्ट चलेगा। अब उनके हाथ में ही पैसा नहीं आएगा तो गांव की इकोनॉमी कैसे बदलेगी? अगर रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए जाना है तो जेब में पैसा तो चाहिए। जब तक जेब में पैसा नहीं आता तब तक परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती तब तक ट्रेड और बिजनेस नहीं बढ़ता। और इसलिए गरीब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने का काम करने के बिना इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। और इसलिए मैं आपको रोड वगैरह की बात बहुत बार बोलता हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। रोड तो हो रहे, अभी हमारे जब मैं मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे, आज 20 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, 10 गुना ज्यादा बने। और टारगेट 30 किलोमीटर का है। 26 मार्च को हमारी सरकार को 2 साल पूरे होंगे, तब तक 30 किलोमीटर करने का है, पर मुझे थोड़ा कठिन लगता है, कोशिश कर रहे हैं 24-25 किलोमीटर तक आएंगे। अभी भी 20 भी हाईएस्ट है देश का। तो देश में रोड बनाने के लिए कोई 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे, 1.5 लाख लोग मरते हर साल।
और नेशनल हाईवे बढ़ाने के लिए बड़ा रिजर्वेशन था। मैंने पूछा क्यों? नहीं, क्यों नहीं? लोग बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ाते हो? नहीं सर, नो सर, सॉरी सर, लड़ाई We just increased it from 96,000 kilometers, decided to make it 2 lakh kilometers. अभी 96,000 किलोमीटर पर 2% रोड है। टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री is 52 lakh kilometers, out of which national highway is 96,000 kilometers and 40% of national traffic is on 2% of road. तो एक्शन नहीं होने तो क्या होगा? अब आपने कहा कि नहीं, हम इसको बढ़ाएंगे। अभी 1,55,000, मैंने महाराष्ट्र को इनका 5,000 किलोमीटर था, 5,500 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर, 4 गुना राष्ट्रीय महामार्ग बढ़ा दिए, 4 गुना। और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में मैं 5 साल में 2.5 लाख करोड़ के रोड बनाऊंगा। ये मेरा डिक्लेरेशन है ऑफिशियल। अभी 60,000 करोड़ के काम मैंने शुरू कर दिए है और मुझे लगता है कि मैं 2.5 लाख करोड़ नहीं, इससे और 50,000 से 1 लाख करोड़ बढ़ेगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जब 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 80 लड़कों को काम मिलेगा। जब 2.5 लाख करोड़ के जब रोड बनेंगे तो कितने लड़कों को काम मिलेगा? हमको रोजगार की निर्मित करना ही हमारी प्रायोरिटी है और आज हमारे रोड सेक्टर में वायबिलिटी है। अब जब मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं तो ये सबको तो समझा नहीं पाता, तो लोग बोलते ये कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, बजट तो इतना नहीं है, कैसे बोल रहे हैं। अब मैं बार बार बोलता हूं कि मैं जब मंत्री था और मेरा विशेष रूप से जो मैनेज MBA के स्टूडेंट है वो अध्ययन करो इस मॉडल का। मैं जब मंत्री था तो हमारे पास 10 करोड़ रुपए थे और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, एक सुब्रमण्यम नाम के चीफ सेक्रेटरी थे। तो वो सुब्रमण्यम बड़े कंजर्वेटिव थे, तो मैं उनके पास गया कि मैं कैपिटल मार्केट से बॉन्ड रेस करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ देखने लगे, सर आपके बॉन्ड कौन लेगा, आपको पैसे कहां से मिलेंगे, ये ड्रीम जैसा है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मत करिए। मैं बोला आप अवसर तो दीजिए। नहीं, ये होने लायक नहीं है सर, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मैं मनोहर जोशी के पास गया, बड़े भले आदमी थे, अभी भी है। तो उन्होंने कहा नितिन तुम क्या बोलते हो, तुम अच्छे हो, तुम क्या 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ ये पैसा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन पैसा देगा, क्या होगा। पर उनका मेरे ऊपर प्रेम था, तो मैंने कहा सर एक काम, अगर आपने इसको ओवररूल करके अगर मुझे अनुमति दी और मुझे कैपिटल मार्केट से पैसे नहीं मिले तो मैं फेल होगा, इसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं होगा। बोले नहीं होगा, दे तो ठीक है, बोले परमिशन दी। हम पहली बार 15 दिन सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक वगैरह सब जगह मिले, प्रेजेंटेशन दिया, लैपटॉप लेके आते थे। आपको ताज्जुब होगा, मैं 96 या 97 जनवरी की बात कर रहा हूं। जब हम पहली बार कैपिटल मार्केट में गए 400 करोड़ के लिए, तो 15 दिन में हमको ओवर सब्सक्राइब इश्यू हुआ 1,180 करोड़ रुपए से। और सेकंड टाइम जब हम गए 450 करोड़ के लिए तो हमको 1,000 करोड़ मिले, 10 करोड़ सरकार से, 8,500 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए और पूरे पैसे वापस हो गए, पूरे पैसे वापस। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का लोएस्ट टेंडर था 3,600 करोड़ का, रिजेक्ट किया। 2.5 साल में केवल 1,600 करोड़ में रोड पूरा किया, 2,000 करोड़ जनता के। फ्लाईओवर थे 1,800 करोड़ के, 1,000 करोड़ में बने, करीब 800 करोड़ रुपए बच गए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज देश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास 55,000 करोड़ का बजट है। बाद में जो रोड प्रोजेक्ट मैंने सरकारी पैसे से पूरे किए, 101 प्रोजेक्ट, अगर वो सिक्योरिटाइज करूं तो 1 लाख करोड़ कभी भी मिल जाएंगे। फिर टोल इनकम 10,000 करोड़ है, जो हर साल 1,500 2,000 करोड़ बढ़ता है, उसको 15 साल के लिए सिक्योरिटाइज करूं तो 1.5 लाख करोड़ मिल जाएंगे। फिर मुझे फॉरेन इन्वेस्टर घूम रहे मेरे पीछे, कोई 2% 1% पैसे देने के लिए। मैं पैसे लेके करूं क्या, काम ही नहीं करते लोग, जितने स्पीड से कर रहे पैसे ही नहीं खर्चा करते। ये JNPT का रोड बन रहा है 8 लेन, हमारे पोर्ट के चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर थे उस समय। मैंने कितना लोन ले, 4,000 करोड़।
कहां से ले रहे? आईसीआईसीआई बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। मैंने कहा आपके यहाँ डॉलर में टर्नओवर होता है तो डॉलर में क्यों नहीं लोन लेते हैं, सस्ता मिलेगा। मुझे लोन देगा कोई? तो कोई भी देगा। मैंने तुरंत उठाकर चन्ना कोचर जी को फोन किया, कैन यू कन्वर्ट दिस लोन इनटू डॉलर? नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट क्या लोगी? बोले LIBOR प्लस 3%। बोला मैडम 3% कहाँ का आया, ये आप कम करो। बोले मैं कम करूँ। फिर हमने तय किया कि फॉरेन एक्सचेंज में लोन लेना। फिर JNPT के चेयरमैन ने टेंडर निकाला, क्योंकि आजकल कोई भी उठता है तो मेरी इंस्ट्रक्शन है कि टॉयलेट पेपर भी खरीदना है तो मैं टेंडर निकालू, अपने इंटेंशन पर ऑब्जेक्शन ना ले। तो निकाला टेंडर, तो 3.86% से डॉलर में लोन, 3.86%। हमारा टर्नओवर डॉलर में है तो हम लोग डॉलर में वापस कर सकते हैं। मेरे यहाँ 4,000 करोड़ रुपए टर्नओवर डॉलर में है, मैं 50,000 करोड़ रुपए डॉलर में खड़े करके 2% इंटरेस्ट से लोन खड़ा कर सकता हूँ, जिससे प्रोजेक्ट वायबल हो सकता है। तो जब ये 3.86 आया तो एक जापान के बैंकर आए, बोले मैं तो 2% पे देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने रिजेक्ट करो 2% देने के लिए तैयार हूं। वो 3.86 को टर्मिनेट कर दिया। फिर 10 दिन का ऑफर निकाला और शायद 2.5%, 3% या 2% में लोन मिल जाएगा। 12% की जगह कितना बड़ा 4,000 करोड़ का सारा साल। So money, resources and technology ये प्रॉब्लम नहीं है। If there is a strong political will, मैं मजाक में कहता हूँ if there is a will, there is a way. And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research. ये विद्वान लोग जो रहते हैं चर्चा ही बहुत करते हैं, बहुत सेमिनार होते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा, समय खराब करते हैं। You have to execute the things. और इसलिए फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम स्पिरिट और ट्रांसपेरेंसी ये हमारी आवश्यकता है। हमारे पूरे 12 मेजर पोर्ट है और 3 शिपिंग कारपोरेशन है, रेजिंग कारपोरेशन, शिपिंग कारपोरेशन और कोचिन शिपयार्ड। अब 15 ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी लॉसेस में थी, मैंने कुछ नहीं किया। और सही तो देयर इज डिसइंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पीपल कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ और सिविल इंजीनियरिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ और बहुत एक्सपर्ट, विद्वान भी नहीं हूँ और इंजीनियर भी नहीं हूँ। मैं बड़ा कॉमन सेंस पे चल रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई इसमें बहुत टेक्नोलॉजी की और इसकी कोई बात नहीं है। इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए और इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहती है तो आपको कोई बातों की कमी नहीं होती। अब मैंने क्या किया, ये पोर्ट चेयरमैन को और सबको बुलाया, सबकी बैलेंस शीट देखी और मैंने 5 मिनट का भाषण किया। भाषण पहला किया, आपका स्वागत करता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी लॉसेस चल रही, इतना लॉसेस चल रही। अब एक काम करना, मार्च के पहले पोर्ट प्रॉफिट में लाना, नहीं ला सके तो अपना सामान, बेड, बिस्तर अपना बाहर ढूंढ लेना, तुमको रखते नहीं मिलेगा पैसा। इतना ही बोला मैंने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया। Our profit in 12 major port and 3 organizations is more than 6,000 crore, and next year our profit will be more than 10,000 crore. फिर मैंने पूछा तुम्हारी उधारी कहाँ है, प्लीज बताओ। सब जब्ती लाओ, लगाओ, पैसे लाओ, क्रेडिटर्स कितने हैं, फिर तुमने FDR कितने रखे, बोले प्लीज बताओ। मैंने बोला तुमको अच्छा लगता है, जवान आदमी हो, बूढ़े जैसे, रिटायर्ड आदमी जैसे बैंक में घास पे जीते हो, हटाओ निकालो तो डिपॉजिट बाहर। वो भी पैसा, क्रेडिट का पैसा 6,000 करोड़ इस साल, अगले साल 10 करोड़, सरकार ने 2,000 करोड़ और 50,000 करोड़ 2% इंटरेस्ट पर डॉलर में लोन। तो मेरे पास 70-80 हजार करोड़ इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग को डेवलप करने के लिए है और ये काम करेंगे। तो अभी ऑलरेडी 26 मई को मेरा टारगेट है, 2 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आज 1.5 लाख करोड़ का हुआ है। और शिपिंग में 50,000 करोड़ से ज्यादा, 2,50,000 प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लिस्ट देकर मुझे देना है लोगों को, ये काम हुआ है।
कोई कठिन नहीं है। अभी हम लोग पोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पैसा है। मैंने एक बार देखा जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री से कई रख दिए थे सब कंटेनर। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है कंटेनर कहीं भी रखते हो, अच्छा लगा नहीं सकते? क्यों इतने तो गाड़ियां ट्रक क्यों खड़ी होती है? सब माल का हमारा हर बार कंटेनर के पीछे कस्टम डिपार्टमेंट एक्साइज सब वही पैसे दिए हुए है, हटा दो, लगाओ बोर्ड वहां कंप्यूटर करो, एक्सरे मशीन लगाओ, जो लगता है लगाओ, मशीन लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुरंत फाइल का रिजेक्ट करो या क्लियर करो, इफिशियंसी बढ़ गई, पैसा बच गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब पोर्ट में हमारा सब बातों में रन ऑन टाइम जो है सब बातों में इंप्रूवमेंट हुई। एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, उसने 104 सुझाव दिए, हमने 30 इंप्लीमेंट किए और बाकी करेंगे तो बहुत ही बदल जाएगा। तो सेक्टर में 3 नए पोर्ट बना रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट का मॉडल है आपके लिए। अभी मैं ये डहाणू के पास वाधवान पोर्ट बना रहे, 20 मीटर ड्राफ्ट, 5000 करोड़ खर्चा करेंगे। आप बोलोगे पैसे का पैसे नहीं, अपने 10 करोड़ नहीं है, पोर्ट होने वाला 2 साल में। तो ब्रेक वाटर बनाने के लिए मैंने जेएनपीटी को कहा कि तू 2000 करोड़ दो, लोन निकालो डॉलर में, तुम्हारी इक्विटी ले लो इस पोर्ट की। वो जेएनपीटी ने उसकी इक्विटी ले ली, वो 2000 करोड़ लोन लेंगे, 2000 करोड़ से ब्रेक वाटर बनेगा, जमीन लेवल पे आएगी। 1 एकड़ जमीन में एक्वायर नहीं कर रहे थे, वहां कोई ना कोई झूठ बोलता है, आंदोलन कराता है। 1 एकड़ जमीन एक्वायर नहीं कर रहे, ब्रेक वाटर बनाएंगे और बर्थ जो है वो पीपीपी मोड में दे देंगे। तो हमें पोर्ट में कोई करना ही नहीं है, वो बर्थ अपने पैसे लगाएंगे, ऊपर कंटेनर उसको पैसा मिलते जाएगा, सब पीपीपी में डेवलप होगा। अब कोलाचल तमिलनाडु, वाधवान महाराष्ट्र और सागर वेस्ट बंगाल 3 पोर्ट हम बना रहे हैं। परसों मैं कर्नाटक था, हुबली धारवाड़, मुझे लगता है गोपाल जी उधर की है। तो वहां लोगों ने बोला उत्तर कर्नाटक को कारवार के पास एक बड़ा बेलूम खेली के नाम है। तो मैंने कहा बनाने के लिए तैयार है, वो रेलवे का एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आपको बता दो, पैसे से ज्यादा इच्छा शक्ति, इनोवेशन और विजन की आवश्यकता है। मैं एक बार गोवा पोर्ट में गया था, वहां 14 मीटर ड्राफ्ट है। अब 2 लाख टन का शिप लाना है तो 20 मीटर 18 मीटर ड्राफ्ट चाहिए, 18 मीटर के ऊपर चाहिए। तो मैंने उनको कहा ड्राफ्ट बढ़ाओ, बोले 450 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा एक काम करो कि पीपीपी मोड में टेंडर निकालो कि ड्राफ्ट बढ़ने के बाद अगर 2 लाख टन का शिप आता है तो 1 लाख टन के शिप से कुछ मत लो, 1 लाख से 1,40,000 तो 40,000 टन के लिए उसका पैसा बचेगा, उससे बोलो कि $10 हमको दे, बाकी तेरा फायदा। फिर 2 लाख आता है ऐसी करो, $10 हमको दो, बाकी उसको दो। तो मॉडल तैयार किया तो 3 लोगों ने कार्टेल कर लिया, मैंने कहा रिजेक्ट कर दो। और वो 450 करोड़ का काम टेंडर में हमारे ड्रेजिंग कारपोरेशन ने 196 करोड़ में दिया। अब उसका पूरा ड्राफ्ट का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई गलत नहीं है। मैंने जब पहला रोड बनाया ठाणे भिवंडी बाईपास, तब आर पाटिल, जयंत पाटिल, तब गोपाल जी एमएलए थे, तो मुझे पूछते थे कि तुम सरकार की पीपीपी मोड में बीओटी पे चलाने के लिए क्यों नहीं देते, क्योंकि बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे। अब मेरे जाने के बाद ये भी वही कर रहे हैं, इसका उपाय नहीं है। पर अभी 1500 करोड़ रुपए का बजट था और 12,000 करोड़ के मंजूर काम थे, तो पैसे कहां से आएंगे? मुझे बताओ, ये जो इतनी चकाचक दिख रहे हैं, ये कोई सुनील राणा ने अपने घर से थोड़े पैसे लगाए, तुम्हारे ट्वीट में जो आया ना। अच्छा, तुम भी खुशी से दे रहे हो, इसका कारण इतने अच्छा इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा नहीं। अच्छा, नहीं तो है ना, जिनको नहीं देना हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, मूत्री घर भी नहीं है वहां, टॉयलेट भी अच्छा नहीं है। If you want good services, you have to pay for it. तो पैसे लेने वाले लोग अथर्व में आए तो सरकारी भार कम हो गया, तो सरकारी कॉलेज में जाने के बजाय लोग अभी इधर आए तो उधर गरीब लोगों को मिल गया। बढ़ाओ और कॉलेज बढ़ाओ और एयरलाइंस कंपनियां बढ़ाओ और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बढ़ाओ, सबको चलो लगाओ। एक ने मुझे वहां पे बहुत कॉम्पिटिशन, तो क्या होगा, बोला जिस दिन एयरपोर्ट के सामने लड़के लड़कियां काले पीले कपड़े लेकर चल दिल्ली जाना, 5,000 4,000 3,000।
मैंने नागपुर में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, मुझे बहुत खुशी है। अभी 12 बज गए उनके, अभी वो 40% जगह खाली है माल कमाने के लिए। सबने कोई शिक्षा के लिए नहीं खोले, माल कमाने के लिए खोले थे। तुम्हें जाने के ऐसा नहीं है। और अभी आप मार्केट में कोई आते ही नहीं, जब सप्लाई ज्यादा हुआ तो मार्केट कॉस्ट कम हो गई। तो मैंने एक को कहा कि तुम्हारा बिना अनुदान दफ्तर होगा, मैं तुमको एक फार्मूला देता हूँ। बोले क्या? मतलब तुम एक काम करो कि पहले साल 10% की, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10% बी की एडमिशन गरीबों को दे दो। बोले क्यों? मैंने बोला उससे बॉन्ड लिखवा लो, गारंटर ले लो कि मेरे को नौकरी लगने के बाद मैं पैसे वापस करूंगा। तो मेरे को 99% पैसे मिल जाएंगे। और नहीं तो तुम तो वैसे भी लेक्चरर 40 लड़के रहे कि 100 रहे, लेक्चर का पगार उतना ही है, छठवा वेतन है। कोई लेक्चरर नहीं कहेगा कि राणे साहब अब तो एडमिशन कम हो गई है तो मेरा पैकेज आप 50% कर लो, कोई कहने वाला नहीं। तो पैकेज उतना ही रहने वाला, तो लेक्चरर का पगार उतना है। स्कूल रूम उतनी होगी, बेंच उतने होंगे, खाली होंगे। तो तुम्हारा नुकसान क्या है? डिफर पेमेंट में जैसे हमने लिया वैसे तुम चालू कर दो। तो उससे कारण अभी 50% रिस्ट्रिक्शन था इंजीनियरिंग एडमिशन, अभी शायद उससे 45 आया ना? नहीं, वो 50% के सिवा इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं रहते, 45 आया तो 5% और मिल जाएंगे। आखिर लोग इंजीनियर बने तो अच्छा रहे, बीकॉम बीए बन के फायदा क्या है? इसमें कुछ नहीं। Country need technical education, vocational education and job oriented courses. और इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज मिलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हर चीज को इकोनॉमिकली वायबल बनाओ और सेक्टर को ओपन करो। लेट देयर बी ए कंपटीशन। अभी दिल्ली में अनेक 10-10, 15-15 प्लेन एक एयरलाइंस के एक के पीछे एक जाते हैं। किंगफिशर बंद हो गया। जिस दिन किंगफिशर का प्लेन कैंसिल होगा उस दिन जेट ने तुरंत 3000 को रेट बढ़ा दिया। तो अगर किंगफिशर रहता तो मैंने एक बार हिसाब लगाया, बीजेपी का अध्यक्ष था कि अगर ये एयरलाइन बंद नहीं होती तो बीजेपी का हर साल का फायदा 25 लाख रुपए, क्योंकि सब लोग विमान से जाते हैं। तो अगर वो टिकट कम रहता तो पैसा बचता। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और कंपनी बढ़ाओ और बिगड़ा क्या? और जो पैसा लगाता है वो विद्वान है, कोई घाटे के सौदे के लिए पैसा नहीं लगाता, वो कहीं ना कहीं कम करता है। मोर कॉम्पिटिशन, मोर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मोर बेनिफिट टू द पीपल। वी आर लॉयल टू द पीपल। हम टेलीफोन से, अभी रेलवे में भी यही हो सकता है। जैसे जेट एयरवेज का विमान है, जैसे जेट एयरवेज की रेलवे होगी, कोई इंडिगो की रेलवे होगी। ये कहेगा कि वेजिटेरियन खाना 5 स्टार होटल का रेलवे में मिलेगा, दूसरा बोलेगा अभी सब सुधर जाते हैं ना, कॉम्पिटिशन में सब सुधर जाते हैं। अभी एम्बेसडर वाले ने भी रिसर्च शुरू किया, फियाट वाले बंद हो गए, अब एक आ गए। अभी मैंने कहा कि यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से लागू करेंगे। तो सब महिंद्रा और टाटा मेरे पास आया, तो सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मर्सिडीज वाला आया, सर हम अभी से भेज रहे, तुरंत लागू करो। अब हिंदुस्तान में कार मैन्युफैक्चरर ऐसे भी है कि जो यूरो 6 के बना है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनका तुम भी करो, तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा। और सुधार हो गया। हम शायद 1-1.5 साल पहले इसको लगा पाए। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद ट्रांसपेरेंसी, इससे मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और रोजगार का निर्माण होगा। वाटरवेज में, शिपिंग में, पोर्ट्स में, पावर सेक्टर में, टूरिज्म में। टूरिज्म ये सेक्टर ऐसा है कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। जो अभी सुनील जी ने कहा कि देहू से पंढरपुर, आळंदी से पंढरपुर, फिर सोलापुर से गाणगापुर, फिर तुलजापुर की देवी, वो मैंने 27,000 करोड़ का रोड बनाया। अभी हमने शुरू किया काम, 27,000 एक जिले में, सब कॉन्क्रीट रोड बना रहे हैं। तो भक्तों को भी अच्छा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सुरक्षित जाना होगा और रोड भी अच्छे बन जाएंगे। तो देयर इज ए पोटेंशियल, उससे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। अभी मैं एक रोड बना रहा हूं, ये जो मानस सरोवर हिमालय में, ये इसके लिए जाने के लिए चाइना, नेपाल जाकर जाना पड़ता है। अब उत्तराखंड से एक रोड बना रहे हैं, मेरी बहुत इच्छा है। बहुत कठिन काम है हिमालय में, 70 किलोमीटर का।
वो काट नहीं सकते थे, ऑस्ट्रेलिया से मशीन लाई है और मैं अगले अप्रैल के पहले पूरा करने वाला हूं। और आप मानस सरोवर, अब आपको चाइना और नेपाल जाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड के जाने के बाद वहां से मानस सरोवर जाओगे और वहां मैंने 4 जगह रोड साइड एमिनिटीज के लिए प्लान किया, जहाँ हॉस्पिटल होगा, छोटा सा रेस्टोरेंट्स होंगे, वहां का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, पेट्रोल पंप होंगे, रहने की व्यवस्था होगी और वहां से टूरिज्म डेवलप होगा। अभी हमारे देश में ये बद्रीनाथ केदारनाथ कितना बड़ा हादसा हुआ, मैंने तय कि इसको बदलो, एक नया कंसल्टेंट अपॉइंट किया। अब मैं 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1,000 किलोमीटर के नए रोड बना रहा हूं देहरादून से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑल वेदर रोड। कितना भी बड़ा साइक्लोन आए, कोई लैंडस्लाइड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बरसात आए, गार पड़े, कोई पूरा टनेज बना रहा हूं, बड़ा रोड बना कॉम्प्लीट किया, ताकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में 2 साल 600 करोड़ के काम शुरू भी कर दिए। और ये 12,000 करोड़ के नए रोड बनेंगे तो वर्ल्ड में कोई भी आएगा, किसी भी स्थिति में कहीं भी जा सकेगा। तो कितने लोग बद्रीनाथ केदारनाथ, कितने लोग मर गए। तो मुझे लगता है अब ये रोड बनने से लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आने से रेस्टोरेंट ज्यादा खुलेंगे, रेस्टोरेंट ज्यादा खुलने के साथ टैक्सी आएगी, टैक्सी के कारण ड्राइवर को काम मिलेगा, ड्राइवर टैक्सी चलाएगा तो पेट्रोल पंप चलेगा, पेट्रोल पंप चलेगा तो रेस्टोरेंट चलेगा बाजू में, रेस्टोरेंट चलेगा तो सब्जियां बेची जाएगी, सब्जियां बेची जाएगी तो किसान को पैसा मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ती है। इसलिए एविएशन, रेलवे, रोड, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज एंड पावर सेक्टर, इसमें ह्यूज संभावना है। मुझे एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री मिले, राष्ट्रपति मिले, मैंने उनका तुम कुछ मत करो, तुम केवल सो जाओ और एक ही काम करो। बोले क्या करना? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 80%, 80,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का ये है नदियों पर। अब वो लोग भी ऐसे कि राजनीति चलती, हमारे यहाँ हरियाणा में जब भाकरा नांगल बना तो एक नेता ने लोगों को कहा ये देखो घर बना रहे, फिर पानी से बिजली निकाल लेंगे और पानी से बिजली निकाल लेंगे, वो पानी आप पियोगे तो आप नपुंसक बन जाएंगे। ये बड़ा प्रचार चला, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो उनको मैंने कहा कि पानी तो वैसे ही बह रहा, तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम इसको हाइड्रो पावर करो और भारत को बेच दो 1.5 रुपए से। अभी मैं भूटान गया था, भूटान में 25,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। अब हम 12,000 मेगावाट सोलर तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर का जमाना है, क्योंकि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और इसलिए थर्मल पावर के कारण पोल्यूशन होता है, कोल भी खत्म हो रहा है। और पावर ज्यादा तैयार करके जो 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का, उसके बजाय इलेक्ट्रिक कार चलाओ, ताकि हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा और इसलिए विकास में, डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट्स नए आने में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ने से गरीबी दूर होती है और इसलिए हमारा देश जो है धनवान है पर जनता गरीब है। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना। मैंने 5 साल में तय किया था कि मैं 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाऊंगा। अब मैंने तय किया है कि मैं 26 में के 2 लाख करोड़ हो जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा कि अब 26 में नेक्स्ट 30 साल में मैं 5 लाख करोड़ पूरा करूंगा। मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई है, पैसे की कमी नहीं है, अधिकारी काम नहीं करते, यही प्रॉब्लम। इनकी गति बढ़ानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स भी बड़े बड़े, अभी मैंने 50% लिबरलाइजेशन कर दिया, टेक्निकल और इकोनॉमिक नॉर्म्स को भी डाउन कर दिया, ताकि आओ जो हमारा बनो। तुम सिविल इंजीनियर हो, मैं तो अभी कह रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डीपीआर बनाने का काम देना और जो देश भर के सिविल इंजीनियर है उनको रोड मेंटेनेंस के काम देने की योजना, ब्रिज मेंटेनेंस और रोड मेंटेनेंस के देने की योजना में बना रहा हूं ताकि उनको रोजगार मिले। तो मुझे लगता है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, टीम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम वर्क में आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन को अक्सर याद रखो। तुम कितने भी बड़े हो पर तुम्हारे और तुम्हारे फॉलोअर के बीच का डिस्टेंस 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB. This twice AB is a result of collective team spirit. मैं अकेला खूब काम करूंगा, ऐसा नहीं होता. What is the meaning of management? तुम अकेले कितना काम करते हो ये महत्व का नहीं है, तुम्हारे साथियों से आप कितना काम निकालते हो ये उससे भी ज्यादा महत्व है. मुझे लगता है कि आप लोग देश का भविष्य है. अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बोलने में मेरे पास बहुत कुछ था पर समय की कमी है. और मुझे लगता है कि ये जो नई इकोनॉमिक सोच विकास के बारे में, जिसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमने प्रोत्साहित किया है, हमारे देश के लोगों को विकास में इन्वॉल्व करने की योजनाएं बनाई है, हाइब्रिड मॉडल तैयार किया हमने रोड का, 50,000 करोड़ के उसमें काम दिए गए. बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं बंगलोर में गया था, मशीनरी के कंस्ट्रक्शन में जो मशीनरी काम करती है उनके एग्जीबिशन के लिए, उनने कहा 33% राइज हुआ. अगर रोड के काम बढ़ेंगे तो मशीनरी लगेगी. तो आने वाले समय में ह्यूज पोटेंशियल है और इसके लिए केवल सरकार की बजट की आवश्यकता नहीं है. इनोवेटिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, appropriate vision and appropriate economic approach from the government, and research in technology, innovation, entrepreneurship ये बहुत महत्वपूर्ण है. We have to reduce the cost, improve the quality. और एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री, और विच एक्सेलरेट फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा. मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ. धन्यवाद.